तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और इसका वेक्टर फॉर्म। भाई न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि स्पेस के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ भी हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम अर्थ पे किसी दो बॉडीज की बात करें, एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास है m1 और मेरे पास दूसरी बॉडी जिसका मास है m2 और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r। सो बोथ बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू r। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी। ये बॉडी 1 है, ये 2 पे एक्सर्ट करेगी और 2 बॉडी 1 पे एक्सर्ट करेगी और फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो अगर दोनों निकालें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो वी गेट f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। और इस साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से और यहाँ वो कांस्टेंट क्या है आपका, कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है क्या, 6.67 टू 10⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ और एक्सप्रेशन आ गया F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब जैसे फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, देखिए ये मेरे पास दो बॉडीज थी। अब अगर मैं निकालता हूं फोर्स 1 पर 2 की वजह से, F12 मीन्स क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, एंड इफ आई राइट F21 दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पहला आप इसको समझ लीजिए, अगर मैंने लिखा है फोर्स 1 2, इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो नंबर है वो इंडिकेट करेगा ऑन और सेकंड वाला इंडिकेट करेगा ड्यू। इसका मतलब ये क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। बट अब इफ यू राइट आर क्या डिस्टेंस है, R12 में क्या बेटा, आपका 2 इंडिकेट करेगा फ्रॉम और 1 इंडिकेट करेगा 2, यानी R12 का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 2 टू 1 और F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। तो ये जो कस्टम है, ये जो हमारा प्रिंसिपल्स है, आप इसको एक बार समझेंगे तो वेक्टर फॉर्म को समझने में ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये दोनों बॉडीज हैं, एक बॉडी है मेरे पास इसका मास है m1, दूसरी बॉडी मेरे पास इसका मास है m2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो अब मैं निकालता हूं फोर्स F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, डायरेक्शन क्या होगी 2 की तरफ। इफ आई राइट फोर्स 2 1, इसका मतलब क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन क्या होगी 2 1 1। अब निकाला अगर हम r की डायरेक्शन, तो अगर मैं निकाल, अब मैं लिखता हूं r 2 टू 2 1, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 टू 2, भाई 1 2 क्या था, फ्रॉम 2 टू 1, तो 2 1 क्या हो गया, फ्रॉम 1 टू 2, यानी 1 से 2 की तरफ जा रहा है, फ्रॉम 1 टू 2। और इफ यू राइट R12 तो वो हो जाएगा आपका 1 की तरफ, यानी फ्रॉम 2 टू 1। तो अगर आप इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, जैसा हमें पता है कि वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड
into its unit vector. यही कॉन्सेप्ट है. ये कहां से आया? बाय द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो वहां से वेक्टर आ गया मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर. अब अगर फोर्स एक वेक्टर है तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, तो उसके मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? यूनिट वेक्टर. तो इफ आई राइट F12 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो F12 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? F12 के साथ कौन सा है बोलो? R21. तो यहां पर आ जाएगा R21 क्या की फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर. और ये हमें पता है कि वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं. तो इसलिए मैंने F12 की सेम डायरेक्शन में कौन सा है? R21. इसलिए R21 आपका कैट की फॉर्म में. तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ